नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी के साथ हूँ। इनकी कृतियों की बात करूँ शोधार्थियों तो ये अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी व हरियाणवी में कुल 20 कृतियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह, 5 कविता संग्रह और एक दोहा सतसई और 2 गज़लों का संग्रह आ चुका है। अंग्रेजी उपन्यास स्ट्रॉन्ग विमेन ये @secondheaven.com ये शीघ्र प्रकाश्य है। 2013 में प्रकाशित कोई फ़ायदा नहीं ये उपन्यास सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है। इनका अपवाद उपन्यास अमन प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित हो चुका है। एनकाउंटर अ लव स्टोरी और अन्य प्रेम कहानियाँ ये किताबघर प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। संपादन की बात करूं शोधार्थियों तो मसी कागज ये साहित्यिक त्रैमासिकी है जिसका 11 वर्ष से ये संपादन कर रहे हैं। सम्मान और पुरस्कार की लंबी फहरिस्त है। लोक साहित्य व लोक कला का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिल चुका है, पंडित लखमी चंद सम्मान। ये हरियाणा साहित्य अकादमी से मिला है। विभिन्न अकादमियों द्वारा इनकी 5 पुस्तकें पुरस्कृत हो चुकी हैं, सम्मानित हो चुकी हैं। हिंदी पंजाबी की 10 कहानियाँ भी इनकी सम्मानित पुरस्कृत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों की संस्थाओं द्वारा इन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं और इन अलंकारों से ये सुसज्जित हैं। विशेष बात अगर शोधार्थियों आपसे मैं साझा करना चाहूँ तो एक उपन्यास इनका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी MA फाइनल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। रचनाकरण पर इनकी रचनाओं पर शोधार्थी PhD कर रहे हैं। 4 MPhil के विद्यार्थी भी इनके शोध कार्य संपन्न कर रहे हैं इनकी रचनाओं पर। इन दिनों डॉक्टर श्याम सखा श्याम निदेशक हैं हरियाणा साहित्य अकादमी में। आइए शोधार्थियों इनकी उन 5 रचनाओं के द्वारा अभी कुछ अरसे पहले इन्होंने मुझे ये पुस्तक भेंट की। ये पुस्तक इन्होंने मुझे भेजी है औरत को समझने के लिए। बड़ा दिलचस्प लगा मुझे ये शीर्षक और ये पुस्तक भी, और मैं इसे पढ़ गई। अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक पर चित्रा मुद्गल जी ने एक टिप्पणी की है। कई साहित्यकारों ने, कई गणमान्य नामवर आलोचकों ने, समीक्षकों ने इनके पुस्तक पर बातचीत की है। वो भी इस पुस्तक की परिशिष्ट पीछे संकलित है। मैं आज इसी पुस्तक से, इसी संकलन से 5 कविताएं शोधार्थियों आपके लिए आपके साथ साझा करूंगी और जो मुझसे बन पड़ेगा विवेचन विश्लेषण साथ साथ करती जाए। शोधार्थियों, मुझे हमेशा से स्त्री की आइडेंटिटी, उसकी पहचान, उसकी इर्द गिर्द जो क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, वो आकर्षित करती है। हर संकलन में, हर नए ताज़ा साहित्य में मैं इसकी शिनाख्त ज़रूर करती हूँ। एक पुरुष जब स्त्री पर कलम चलाता है तो वो उसका भोगा हुआ सच नहीं होता, लेकिन उसे मैं सहानुभूति जन्य साहित्य नहीं कहती। वह केवल सहानुभूति से कलम नहीं चला रहा होता। ख़ास तौर पर श्याम सखा श्याम जी की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि ये जो कविताएं मैंने चुनी हैं या इन कविताओं का जो ये संकलन आया है, इसमें केवल स्त्रियों से सहानुभूति नहीं है, निश्चित तौर पर सह अनुभूति तो नहीं है, सहज अनुभूति कही जा सकती है। जो एक सहृदय है, जो अतिरिक्त संवेदनशील है, जो सचेतन प्राणी है। और मैं प्रायः कहा करती हूँ कि लेखक हो, साहित्यकार हो, उसकी कोई जात जमात नहीं होनी चाहिए। वो लिंग से भी परे हो, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना हो। और जब वह उसका दायरा सोचने का, उसके चिंतन का, उसके मर्म और करुण जो उसकी पृष्ठभूमि है, अगर वो व्यापक है, वो गहरी है, तो फिर वो स्त्री और पुरुष नहीं है। कविता स्त्री कविता या पुरुष कविता नहीं होती। संवेदना में कोई लिंग या जात और जमात, धर्म, समाज, समुदाय नहीं होता। इतनी बात न करते हुए इन 5 कविताओं पर जो मुझे समझ में आया कि आप शोधार्थियों से इस पर बात होनी चाहिए। स्त्री केवल अस्मिता या स्वतंत्रता के लिए रोना नहीं रो रही होती।
आज स्वतंत्रता दिवस है, आज 15 अगस्त है। समूचा राष्ट्र देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी स्वतंत्रता दिवस पर मैं ये स्वाधीन होती, स्वतंत्र होती स्त्रियों की जो सुगबुगाहट है, जो उनका मुखर स्वर है, जो ध्वनियाँ हैं, उन्हीं से चुनी हुई 5 कविताएं आपके समक्ष पढ़ूंगी। वह केवल अस्मिता या स्वतंत्रता का रोना रो रही हो तो उसका वो निजी डायरी है, निजी कोना है। दरअसल उन स्त्रियों में चिंता कम, चिंतन मुझे ज़्यादा दिखाई देता है और उन स्त्रियों के चिंतन को उकेरता हुआ, उद्घाटित करता हुआ, उभारता हुआ कोई फेमिनिज्म करता हुआ अगर साहित्यकार पुरुष हो तो फिर वह बात और मानीखेज हो जाती है। ये एक सामाजिक कर्म है। इससे ज़्यादा सामाजिक काम और कुछ नहीं हो सकता जब हम अपनी जात से, जमात से, वर्ग से, वर्ण से, समुदाय से, समूह से और लिंग के बोध से भी ऊपर उठ जाएं। शोधार्थियों, इसे ऐसे कहूँगी कि कोई आकर स्त्रियों से सीखे और अधिक सचेतन होना, और अधिक सद्भाव से भर जाना, और अधिक सहयोग और सहभागिता। ये इनकी माटी में होता है, बायोलॉजिकल होता है, इनमें जन्म से ही होता है। साया सचेष्ट स्त्रियां किस तरह से इस समाज के लिए चुनौती बन जाती हैं, पुरुष के वर्चस्व के सामने पूरी ठसक के साथ खड़ी होकर दिखाती हैं। यह सब मैं शोधार्थियों सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक स्त्री होने के नाते केवल स्त्री की पैरोकार नहीं हूँ, बल्कि ये मैंने अपने अनुभव से कमाया है, ये मैंने पढ़ा है, जाना है और समझा है कि स्त्रियां पानी से भी अधिक तरल होती हैं, सरल होती हैं, पारदर्शी होती हैं और पाषाण से भी अधिक कठोर, कटकरेज हो सकती हैं। आखिर मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, तो वो आग, वो हवा, वो पानी, वो तूफान, वो माटी, वो आसमान, वो वितान अपने में भी पाती हूँ। मैंने इस संकलन की कविताओं को पढ़ने से पहले पूरी ईमानदारी से कहूँगी कि टिप्पणियों को पढ़ा और ये बड़ा सुखद आश्चर्य लगा कि केवल रचनाकार स्त्री का मन लिए हुए नहीं है, बल्कि जो साथी, जो साहित्यकार, जो कवि, जो टिप्पणीकार, जो आलोचक, समीक्षक इस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उनका मन भी तरल है, सरल है, पारदर्शी है और स्त्री मन से सराबोर है। क्या कह रही हूँ मैं कि उस टिप्पणी में भी मुझे वही ममत्व, अपनत्व, वही लाग लगाव की भाषा, वही स्त्री का सद्भाव, सहयोग, सबको अपना लेने, सब में समो जाने, सब में एकीकार कर देने में स्त्रियां जो करती हैं, स्त्रियों का जो गुण स्वभाव होता है, अपने अस्तित्व के प्रति सचेत, अपनी अस्मिता के प्रति सचेतन और अपने को किसी देवी के रूप में स्थापित नहीं करना, मानुषी रूप में अगर स्त्रियों को देखने की दृष्टि आपके पास है, फिर वो आप स्त्री हो या पुरुष हो, मनुष्य होने के लायक हैं। तो ये एक उम्मीद जगाने वाला संकलन है और जिसमें स्त्रियां अपने बहुत सारे पौरुष के साथ भी अपना स्त्रीत्व तो नहीं छोड़ती। मैं प्रायः स्त्रियों को ये कहा करती हूँ जो फेमिनिज्म के नारे लगाती हैं, जो मैंने कहा ना कि वो पाषाण से भी अधिक कठोर और कटकरेज हो सकती हैं, ऐसी चुनौती देती हुई, संघर्ष करती हुई जुझारू स्त्रियों से भी मैं कहती हूँ कि अपने तमाम पौरुष के बाद अपना स्त्रीत्व नहीं छोड़िए, जिसके लिए देवता तक ललचाते हैं। विधाता के समतुल्य ये सर्जक, ये निर्माता स्त्रियां, ये सुख जो विधाता को टक्कर देने का सुख है, सर्जक होने का, निर्माता होने का, ये सुख स्त्रियों को प्राप्त है। स्त्रियों को देवता होने से डर लगता है। मुझे इन 5 कविताओं में ये भी महसूस हुआ, उन्हें देवी नहीं कहलाना, क्योंकि पुरुष के भीतर अगर थोड़ी थोड़ी स्त्री समा जाए और स्त्री के भीतर वो पौरुष, वो कर्मठता, वो प्रतिबद्धता, वो जुझारूपन, वो संघर्ष
जाए, बस जाए, तो मनुष्यता की संभावना के द्वार खुल जाते हैं। यानी स्त्री और पुरुष दोनों जब साहचर्य में हों, साथ साथ चलें, तो एक दूसरे के पूरक होकर चलें, प्रतिद्वंदी होकर नहीं। मेरा यही कहना है, मैं यही मानती हूँ। स्त्रियां वाद विवाद से ज्यादा संवाद की आग्रही हैं, ऐसा मुझे, ये मेरा कमाया हुआ अनुभव है। क्योंकि स्त्रियां बहुत मुखर होती हैं, वाचाल के हद तक मुखर होती हैं, तो बोलना बतियाना, मिस्री की तरह घुल मिल जाना स्त्रियों को आता है। मुट्ठी भर ही ऐसे पुरुष होंगे जो स्त्री को सहचरी, सहधर्मी, सहभागी मानते हैं। ये पूरी धरा और वसुंधरा दरअसल ऐसे पुरुषों की बदौलत ही बचेगी। तो ये कविताएं स्त्रियों को ही नहीं रचती, स्त्रियों को सुरक्षित करने का कोई दावा नहीं करती। ये कविताएं स्त्रियों के गुण धर्म को अपनाकर सबका हो जाने में, सबके लिए हो जाने में, सबको अपने में समो लेने में और सबके साथ सराबोर होने में भरोसा करती हैं। और यही सुखद है, यही मुझे श्याम सखा श्याम जी की के इस संकलन में और इन कविताओं में ज़रूरी गुण लगता है, जो मुझे लगा अपने शोधार्थियों को साझा करना ही चाहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी दूंगी जो कि आप संगी होना जानते हैं, आप श्याम सखा श्याम हैं, सखा होना जानते हैं, और जिस साखी भाव से आप हमें देखते हैं और श्याम से श्यामा की पूरी यात्रा तय करते हैं, वो साधुवाद के योग्य है। बहुत बहुत सारी पसंद की पहली कविता है लड़कियां और मौसम, श्याम सखा श्याम जी की कविता। लड़कियां मौसम की तरह होती हैं, वे हंसती हैं, खिलती हैं, बहारों में, मधुमास में। हो जाती हैं लड़कियां उदास पतझड़ के आते ही, और बरस पड़ती हैं आँखों से सावन भादों की मानिंद। हाँ, लड़कियां पर्यायवाची हैं मौसम की। ऐसी एक कविता 12 मासा मैंने भी लिखी थी। मुझ पर फपती है जेठ की दोपहरी। ये भीतर का मौसम है, वे अपने भीतर के मौसम से आंदोलित रहती हैं। मन हरा भरा हो तो वो हरी भरी होकर खिलती खिलखिलाती बाहर के मौसम को बदलने की कुवत काबिलियत रखती हैं। ये स्त्रियां ही हैं जो तमाम रीति रिवाज, पर्व त्योहार, साज सजावट, रंग रोशनी को पसंद भी करती हैं और बिखराती भी हैं। उन्हीं की वजह से ये सारे पर्व त्योहार होते हैं। तो स्त्रियां मौसम के मानिंद होती हैं कि अगर भीतर से वो रिक्त होती गई, अगर भीतर से वो रीतती जाएंगी, तो ये रिक्त होना, ये रीतना उनके बाहरी परिवेश को भी, उनके इर्द गिर्द को भी, उनके पर्यावरण को भी वैसा कर देगा। तो श्याम सखा श्याम कहते हैं कि ये अगर बची रहीं, इनके भीतर का रस बचा रहा, तो बाहर भी, प्रकृति में भी, भीतरी और बाहरी भी, दोनों प्रकृति में मौसम और 6 ऋतुएं पूरे अपने शबाब पर होंगी और वो लुभावनी होंगी निश्चित तौर पर। एक कविता जो इस संकलन का नाम भी है औरत को समझने के लिए, वो कविता मुझे बहुत सारे लेयर्स में समझ आई। एक तो मैं आपसे साझा करूँगी ही। औरत को समझने के लिए औरत होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है पुरुष न रहना। अब पुरुष पौरुष से नहीं होता, अपने भीतर की कठोरता, निर्ममता, अपने भीतर के उचाटपन को, नैराश्य को, ठहराव को, उदासी को, जड़ता को यदि वो ख़त्म कर देता है, तो उसके भीतर का पुरुष जो अलगाव में, जो एक दुराव छिपाव में, जो एक वर्चस्व में और एक पगड़ी और मूछ और पूंछ की जो गरिमा ढोता है, और जो मठाधीशी करता है, और जो इस पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुष अपने बल पर वो दिखाना चाहता है कि अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा होता है, ऐसा पुरुष अगर उसके भीतर नहीं है, उसके भीतर स्त्री का होना या उसका स्त्री हो जाना ज़रूरी नहीं है। उसमें वो दृष्टि आ जाना, वो काबिलियत आ जाना कि वो स्त्री की सरसता, ममता,
सद्भाव, सौहार्द और उसके लगाव की बोली बानी समझे। औरत को समझने के लिए औरत होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है पुरुष न रहना, इंसान बन जाना। स्त्री और पुरुष पुरुष दो अलग अलग धुरी से अगर ये संवेद एक साथ होकर मनुष्य होकर सोचें, इंसानियत के नाते सोचें, इंसान होकर सोचें, उससे भी बेहतर है बच्चा बन जाना, क्योंकि किसी बच्चे को अपनी माँ बुरी नहीं लगती। स्त्री में जैसे ही हम वो बिंब प्रतिबिंब भाव देखते हैं, पुरुष के भीतर का बच्चा यानी स्त्री की सुरक्षा में संरक्षण पाता हुआ, स्त्री की ममत्व में, दुलार में, स्त्री की आंचल की छाह में अब पलता पुसता और पोषण पाता हुआ और अपने बड़े वितान और अपनी ग्रोथ देखता हुआ, तो फिर किसी बच्चे को बच्चा हो जाना यानी निष्पाप हो जाना, निष्कलुष हो जाना, पारदर्शी हो जाना, सरल तरल हो जाना, बच्चा हो जाना, मासूम हो जाना, बिना किसी बोध, विवेक, तर्क के जाल में फंसे हुए जब स्त्री को माँ के रूप में, माँ की छवि के रूप में देखते हैं, तो फिर स्त्री सी अलग सी दिखाई नहीं देती, वो मानुषी हो जाती है, वो मनुष्य से दिखाई देती है। ये बड़े कैनवास की कविता है, इसके लिए बधाई दूंगी। एक कविता और मेरे मिजाज की है और वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्त्रियों की कोई जात जमात नहीं होती, स्त्रियाँ मनुष्य की ही, मनुष्य एक है। उस विधाता ने मनुष्य को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाकर नहीं भेजा था। हम जैसे जैसे जन्म लेते हैं अपने हित समूह बना लेते हैं, हम धर्म, जात, पात बांट लेते हैं और हम एक वर्ग विशेष में, एक जात विशेष में आ जाते हैं। स्त्री की जात नहीं होती। मजहब और लड़कियां कविता यही कहती है, लड़कियां न हिंदू होती हैं, न मुसलमान, न सिख, न क्रिश्चियन, न यहूदी, उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या यहूदी बनना पड़ता है, मजबूर होकर, पुरुष की इच्छा के मुताबिक। क्योंकि सत्ता किनकी है, शासन किनका है। अनुशासित स्त्रियां भी इस शासन के दबाव में आकर, इस वर्चस्व में आकर, इस बपौती में, इस भाईचारे में, बपौती में, बाप, बेटे, पति और भाई के ये जो चौखंबे हैं, इसमें सिमट कर रह जाती है और अपना मानुषी रूप भूल जाती है, फिर वो जात जमात में बढ़ जाती है। वरना पैदाइशी स्त्रियां मजहबी नहीं होती, लड़कियां हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी नहीं होती, बल्कि वो मानुषी होती हैं। लेकिन इस चौखंबे में, इस चौखटे में आकर पिता, भाई, पति और बेटे इस क्या कह सकते हैं, इस बंधन में बंधते ही वो अपना मानुषी रूप, अपना प्राकृतिक रूप भूल जाती हैं। औरत को समझने के लिए एक और छोटी सी कविता। औरत को समझने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए, उसके त्याग को, उसके तप को, उसकी सबको बांट कर, सबको देकर, दात्री जो है वो देने वाली बनती है। वो कलेजा, स्त्री के वितान को, औरत की गहराई और उसकी व्यापकता, वह धरा वसुंधरा भी है और वो आकाशीय भी है। तो उस व्यापकता को और उस गहराई को जानने के लिए, इसको समझने के लिए कलेजा चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए। औरत को समझने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए, दिल नहीं, दिल की जगह भेजा चाहिए। विवेक से देखें, सत और असत का, श्वेत श्याम का तर्क करें और स्त्री को उसके मानुषी रूप में स्थापित करने का आपको अधिकार नहीं है। वो जन्मजात अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, लेकिन उसे प्रतिष्ठा देना, उसे मान देना, सम्मान देना, उसके साथ सद्भाव से पेश आना, उसके लिए गज भर का कलेजा चाहिए इस वर्चस्ववादी, इस पुरुषवादी, पुरुष सत्तात्मक समाज के लिए। जब ये एक पुरुष कह रहा होता है ना, तो ये बात और बेहतरीन हो जाती है। एक और कविता जिससे पढ़ने का मोह मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, कविता है धृतराष्ट्र।
मैं सपनों के बहाने ले लेकर सुनाती हूँ रोज उसे अपने मन की हर बात। कभी सुनाती हूँ वो हादसे जिनसे गुजरती हूँ मैं ही नहीं, गुजरती है हर औरत। कभी खोल देती हूँ अपने ख्वाबों का पिटारा, मगर मगर वो तो चुपचाप बैठा रहता है, धृतराष्ट्र बना। चुपचाप बैठा रहता है, धृतराष्ट्र बना। यानी ज्ञान ध्यान होने पर भी समय और समाज की बदलती चुनौतियों को, युग के प्रॉब्लम एरियाज को, युग की युगीन चुनौतियों को, बदलते समाज को देख करके भी स्त्रियों के सपने अब भी निषिद्ध हैं, वर्जित हैं। अब भी स्त्री अपने मन से अपना निर्णय, अपना आत्मनिर्णय, अपने निर्णय नहीं ले पा रही, अपनी राय नहीं दे पा रही। कितना अधिक समाज का रूप बदल चुका है। ये मध्यकालीन आदिकालीन स्त्रियां नहीं हैं, ये अति आधुनिक स्त्रियां हैं, 21वीं सदी की स्त्रियां हैं। सब कुछ बदल गया, आसपास इर्द गिर्द बदल गया, लोगों के सोच समझ विचार आचार व्यवहार बदल चुके हैं। लेकिन रोज वही हादसे हो रहे हैं स्त्री को देह मानकर। रोज वही उसके सपनों का लुटना, उसकी अस्मत का लुटना, उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा का लुटना, उसे देह के रूप में, उसे एक वस्तु के रूप में। कभी वो सब्जेक्ट नहीं हो पाती, वो आज भी ऑब्जेक्ट के रूप में ही बार बार देखी जाती है। उसे देखता है उस तरह से वो समाज। और स्त्रियां जब प्रतिकार करती हैं, जब प्रतिरोध करती हैं, जब सवाल उठाती हैं, जब जिज्ञासा करती हैं, तो वो जब मुखर होती हैं, जब कहती हैं अपने मन की बात, अपने विवेक बोध की बात कि मैं केवल दिल भर नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं तर्क कर सकती हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी आपके बराबर हूँ। जब वह तर्क करती हैं, जब वह अपनी मंशा आपसे जाहिर करती हैं, तो आप यानी ये पुरुष सत्तात्मक समाज धृतराष्ट्र बन बैठता है। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए अनिर्णय की स्थिति में होता है, निष्पक्ष नहीं रह पाता, पक्षधर हो जाता है पुरुष सत्ता का, वर्चस्ववादी सत्ता का। और फिर वह स्त्रियों के साथ न्याय नहीं कर पाता। बेहतरीन कविताएं शोधार्थियों, बहुत शुक्रिया।